जब नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन आज किसी इंसान पर नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। साल था 1947। भारत का विभाजन हो रहा था, एक नए देश का जन्म। भारत के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सिर उठाए खड़े थे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में ठीक वैसा ही रिश्ता था जैसे एक मालिक और उसके गुलाम दोनों का। पूर्वी पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों मोर्चों पर भेदभाव का शिकार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान हर तरफ से अपने आप को मजबूत बनाने की जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन आजादी के 2 दशक बाद भी पाकिस्तान में सत्ता के लिए मारकाट मची हुई और राजनीति सिर्फ अमीरों के लिए कठपुतली का खेल बन चुकी थी। वहां राजनीतिक हत्या आम हो चुकी थी। इस सियासी खेल में पूर्वी पाकिस्तान का कोसों तक कोई अस्तित्व नहीं था। वो भूखमरी और गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा था। दूसरी ओर बांग्ला और उर्दू भाषा की अलग लड़ाई चल रही थी और यहीं से शुरुआत होती है बांग्लादेश की कहानी की। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति गौतम और आप देख रहे हैं कड़क। जब भी बांग्लादेश की पटकथा लिखी जाती है उसमें भारत का जिक्र जरूर होता है, लेकिन जब हम कहानी की गहराई में उतरते हैं तो ये साफ होता है कि बांग्लादेश भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़े की वजह से अस्तित्व में आया। पश्चिमी पाकिस्तान तरक्की के सपने देखने और राजनीति की मलाई खाने में लगा हुआ था, तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान गरीबी की दलदल में फंसता जा रहा था। दूसरी तरफ बांग्ला और उर्दू को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही थी और जहां विविधता ज्यादा होती है वहां मतभेद की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था और उस समय पाकिस्तान के हुक्मरान ये भूल गए थे कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ धर्म ही समानता थी, बाकी कोई एक भी चीज समान नहीं थी। ना पहनावा था, ना भाषा थी और ना ही दोनों जगहों का खान पान। अब ये सोचने वाली बात है कि जब दोनों जगहों की कोई एक भी चीज एक जैसी नहीं है तो वहां के लोग एक दूसरे से एक जैसा व्यवहार कैसे करेंगे। और यहीं से बांग्लादेश की पटकथा लिखने की शुरुआत होती है। साल था 1952। पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही जुनूनी था। इस जुनून में पश्चिमी पाकिस्तान ये भूल गया था कि मुसलमान और उर्दू भाषा में उतना ही कनेक्शन है जितना पाकिस्तान के बनने में और उर्दू के इतिहास में है। मतलब कि दोनों को धर्म की ढाल चाहिए। जैसे पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म का चोला पहनना पड़ता है, वैसे ही कुछ लोगों ने उर्दू को भी अपने सियासत के लिए धर्म के रंग में रंग दिया। इसी सियासी खेल में पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू को अपनी मातृभाषा बनाने की कवायद में लग गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ये भूल गया था कि पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली हैं और वो बंगाली भाषा में सहज है। इसी को लेकर 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन शुरू हुआ। ढाका में पुलिस ने उन छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जो उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी समान दर्जा देने की मांग कर रहे थे। इस दुखद घटना ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक खाई को और गहरा कर दिया, जिससे बंगाली राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। 7 मार्च 1971 को रेसकोर्स मैदान में लाखों लोगों के सामने शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, ए बिरार संग्राम आमदेर मुक्तिर संग्राम, ए बिरार संग्राम स्वाधीनतार संग्राम, यानी इस बार का संघर्ष हमारी मुक्ति का संघर्ष है, इस बार का संघर्ष हमारी स्वतंत्रता का संघर्ष है। इस भाषण ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को एक नई दिशा दी थी। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है कि 1971 केवल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि ये उस असमान व्यवस्था का पतन था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान वर्षों से स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा था। मार्च 1971 में जब यावा खान ने नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया तब भुट्टो ने कहा था कि जो भी सदस्य ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। 1971 में बांग्लादेश के आजादी के युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र देश के तौर पर बांग्लादेश के उदय में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और वो बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। बांग्लादेश को आजादी का दिन यानी 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो उनके अनुसार 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत ने बहुत अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। भारत ने बड़े पैमाने पर मानवीय शरण दी, मुक्ति वाहिनी को गुप्त और खुली सैन्य ट्रेनिंग दी, जबरदस्त वैश्विक कूटनीति अपनाई और सीधे सैन्य दखल दिया, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना को 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के रूप में आजाद होने की घोषणा के बाद 10 अप्रैल 1971 को मुजीबनगर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, निर्वासित सरकार बनाई गई थी। 12 मार्च 1972 को भारतीय सेना बांग्लादेश से पूरी तरीके से हट गई और तब से भारत और बांग्लादेश दो संप्रभु और स्वतंत्र देश के तौर पर शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। भारत के लिए बांग्लादेश कई वजहों से अहम है। भू राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक और पर्यावरण के मायने में दोनों देशों की बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। बांग्लादेश और भारत सीमा पार नदियां और एक समान परिस्थितियां साझा करते हैं, इसलिए दोनों देशों के लिए जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर सहयोग करना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। भारत ने 2010 से बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों जैसी विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8 अरब अमेरिकी डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC दी है। मानव संसाधन विकास बांग्लादेश में भारत के विकास सहयोग प्रयासों का एक अहम हिस्सा है, जिसे बहुत से चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्कॉलरशिप के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत 2019 से मसूरी स्थित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG में बांग्लादेश सिविल सर्विस के 1800 अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक संबंधों के जश्न में ढाका अहम भूमिका निभाता है। इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शामिल है। डिफेंस सहयोग में भी दोनों देशों की एक जैसी ही स्थिति है। भारत बांग्लादेश कॉर्पेट, बंगोसागर अभ्यास, कोस्ट गार्ड के क्षेत्रीय कमांडरों की बैठक और वार्षिक रक्षा वार्ता शामिल है। भारत बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेती के नए तरीके और बाढ़ के प्रकोप को कम करने में भी सहायता कर रहा है। वहीं दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीन है और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए दोनों देशों का एक साथ खड़े रहना जरूरी है। 6 सितंबर 2022 को शेख हसीना ने भारत के साथ कुशियारा रिवर वाटर शेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था। कुशियारा समझौते के जरिए भारत और बांग्लादेश कुशियारा नदी का पानी साझा करने पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच कई सारे बॉर्डर हाट भी बनाए गए, जिसकी वजह से भारत बांग्लादेश उद्योग में आसानी आई। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कमल सागर तारापुर बॉर्डर हाट है। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भी भारत ने ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया, जिसके तहत बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों के लिए राहत सहायता प्रदान किए जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भी दो चेहरे हैं। अब तक जो आपने देखा और सुना वो मदद और आपसी सहमति पर आधारित था, जबकि दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच ऐसे संबंध भी हैं जो कड़वाहट की बुनियाद पर बने हैं। इसमें सबसे पहले आता है सीमा विवाद। भारत के असम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। इस कॉमन बॉर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इन्हीं साझा सीमाओं के कारण दोनों देशों में अवैध प्रवासियों का आना जाना भी लगा रहता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर यानी 2545 मील लंबी भूमि सीमा साझा करता है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। देश में अशांति के कारण बांग्लादेशी सीमा से प्रवासियों के आने जाने से दोनों देशों के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के नागरिकों को प्रवासियों के भारी आगमन के कारण काफी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव याद होंगे तो आप भली भांति इस बात की गंभीरता को समझते होंगे कि प्रवासियों का मुद्दा देश के लिए कितना बड़ा है। अल जजीरा के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि लगभग 5000 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग,
डिटेंशन सेंटर भी बनाए हैं। प्रवासियों की तरह दोनों देशों के बीच नदी के पानी का बंटवारा भी बहुत बड़ी समस्या है। नदी के पानी के बंटवारे को लेकर असहमति भी है। ऐसी 54 नदियां हैं जो सीमाओं के आर पार बहती हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए 30 साल पहले एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार के साथ गंगा वाटर ट्रीटी पर साइन किया था। ये संधि पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इस संधि के तहत अगर फरक्का में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक से कम है तो बंटवारा 50-50 के अनुपात से होता है, लेकिन अगर बहाव 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को तय 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है। अब हम दोनों देशों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो मैंने शुरू में दिनकर जी की एक पंक्ति कही थी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसे ही शेख हसीना के सरकार के हटने के बाद वही मोहम्मद यूनुस समर्थित सरकार बनी जो वहां की राजनीति को पाकिस्तान के समर्थन में लाने की कोशिश में रहती है। यहीं से बांग्लादेश का विवेक मरते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन आपको याद होगी, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। यही बात बांग्लादेश को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को खुश करने के चक्कर में वो अपने पड़ोसी को दुखी कर रहा है। ये थे भारत बांग्लादेश के कुछ मीठे कुछ तीखे किस्से। ऐसे ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन के लिए कड़क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।